प्यारे बच्चों, जरा बोर्ड में लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए, फिर क्षण भर सोचिए और फिर जरा ये बताइए कि जब आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो किस टेंस का प्रयोग करोगे। जरा देखिए, यहाँ पर लिखा है पहला सेंटेंस, वह बैठा है। जरा सोचिए, इंग्लिश में जब इसे ट्रांसलेट करोगे तो आप किस टेंस का प्रयोग करोगे। वह बैठ रहा है, ध्यान दीजिए, बैठा है और बैठ रहा है, ये दोनों ही क्रियाएं जरा सोच करके देखिए। जब कोई व्यक्ति आराम से बैठा होगा यानी बैठी हुई स्थिति में होगा, तब हम उसे कहते हैं वो बैठा है। और जब कोई व्यक्ति बैठने का उपक्रम कर रहा होगा यानी एक प्रोसेस में होगा, तब वो बैठ रहा होगा। ठीक है, इन दोनों ही क्रियाओं की जो स्टेट है उन स्टेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बहुत अच्छे से जरा सोचिएगा। उसी प्रकार से जरा देखिए, वह खड़ा है, मैं खड़ा हूं आपके सामने, तो खड़ी हुई स्टेट में हूं मैं। तो जरा यहां पर बताइए, आप यहां पर किस टेंस का प्रयोग करोगे। और वह खड़ा हो रहा है, अब सपोज मैं बैठा हूं और बैठ करके और खड़े होने की प्रोसेस में जैसे मैं आऊंगा, तो वो होगी खड़ा हो रहा की पोजीशन। इन दोनों वाक्यों के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक सेंटेंस में यहां पर लिखा है, मैंने लिखा है, अच्छा भाई, अब मैं खड़े खड़े थक गया हूं, अब मैं बैठ रहा हूं। अब इस समय मैं बैठने की पोजीशन में भी नहीं हूं, यानी उस बैठने के प्रोसेस में भी नहीं आया हूं। यहां पर इस क्रिया की जो स्टेट होगी वो अलग होगी। यहां पर किस टेंस का प्रयोग करेंगे, जरा सोचते रहिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पर देखते हैं जरा, मुझे महसूस हो रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, मुझे महसूस हो रहा है। देखने में तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लग रहा है, तो क्या इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। जरा सोचिए। अच्छा, इस सेंटेंस के बारे में तुम गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच रहे हो, यहां पर भी ये सोच रहे हो, देखने में ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लग रहा है, तो क्या हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही करेंगे, यानी उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही वर्ब का प्रयोग करेंगे इनको ट्रांसलेट करने के लिए। इन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए ही, जो कि शायद आप लोग गलत सोच रहे होंगे, उन सब का जवाब देने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं इंग्लिश फ्रॉम जीरो नामक इस सीरीज का वीडियो नंबर 8। अब आप कहेंगे सर, वीडियो नंबर 7 कहाँ गया। अरे भाई, तो मैं आपको बतलाता हूं कि वीडियो नंबर 7 कहां पर गया। देखिए, वीडियो नंबर 7 इस समय यूट्यूब के मेंबर्स एरिया में पड़ा हुआ है। अब अगर यूट्यूब के मेंबर्स एरिया में आप जाओगे तो 159 रुपीज़ का जब आप गोल्ड प्लान परचेज करेंगे, तब जाकर के आप उस वीडियो को देख पाएंगे। उस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवांस्ड यूसेजेस, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको देखना ज़रूरी बनता है। जितने भी बेसिक लेवल के जो वीडियोज़ हैं, मैं यहाँ पर यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे रहा हूँ भाई। मुझे आपकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको रेगुलर वेब पे वीडियोस देता रहूंगा। और थोड़ा सा सपोर्ट करने का के दो तरीके हैं। पहला तो आप गोल्ड प्लान खरीदिए और यूट्यूब पर ही जा करके और उन वीडियोस को देख लीजिए। दूसरा, उससे भी बेहतर एक ऑप्शन है आपके पास कि आप इंग्लिश गुरु अमन सर नाम से ही एक गूगल प्ले स्टोर पर अगर एप्लीकेशन को सर्च करेंगे, तो वहां पर आपके गुरु इंग्लिश गुरु अमन सर का एक एप्लीकेशन आपको दिखाई पड़ेगा पहले नंबर पर ही। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद एक मिनिमम फीस मैंने आपके लिए रखी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, पूरे साल भर का कोर्स है। आप वहां पर जाकर उस एप्लीकेशन में उस कोर्स को जाकर परचेज कर सकते हैं। मैं वहां पर आपको सारे एडवांस लेवल के जो वीडियोज़ हैं रेगुलर वे पे मैं आपको देता रहूँगा। तो ये तो मेरी बात हुई। आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ताकि मैं आपको रेगुलर वे पे यानी हर पहले ही दिन यानी हर रोज रोज मैं वीडियो आगे चल करके आपको दे पाऊंगा। अदरवाइज मैं आपको अल्टरनेट डेज पर तो अपने एप्लीकेशन में वीडियोस देता ही रहूंगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और ये वाला नाम ज़्यादा प्रचलित है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी इसे कहते हैं। ठीक है ना। बस यही वाला टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, पूरा बेसिक टू एडवांस्ड लेवल। तो बेसिक से लेकर के और एडवांस्ड लेवल की शुरुआत तक तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में पहुंचा दूंगा। इसके आगे टोटली जो एडवांस्ड लेवल है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो फिर आपको या तो उसी मेंबर्स एरिया में मिलेगा और या तो फिर आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिलेगा। चलिए, अब देखते हैं कि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है। ये है वो वर्ब जिसको कहा जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या जिसे कहा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या जिसे कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जी हाँ,
क्रिया के इसी स्वरूप को ही हम इन नामों से जानते हैं। चलिए जरा अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और देखते हैं, पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, सारे कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में हमेशा रखो। फिर आप कहीं भी बैठे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो या आप राइटिंग कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो, आप कभी भी टेंस गलत नहीं करेंगे, मेरा प्रॉमिस है। चलिए अच्छा देखते हैं जरा और पढ़ते हैं कि आखिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए यहां पर लिखा है मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। पहली बात खास ये है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कुछ नहीं भैया, एक क्रिया का स्वरूप होता है, एक वर्ब फॉर्म होता है। वो वर्ब फॉर्म क्या है, ये मैंने आपके लिए वो वर्ब फॉर्म लिख दिया है। देखिए ये है वो क्रिया का स्वरूप जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये समझिए कि ये जो वर्ब फॉर्म है ये हम कब प्रयोग करते हैं, ये वर्ब फॉर्म क्या क्या चीजें बताता है। चलो, दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, यानी ये वो वर्ब फॉर्म है जो प्रयोग किया जाता है इन बातों को डिस्क्राइब करने के लिए। किन बातों को? नंबर एक, टेम्परेरी एक्शंस और इवेंट्स। ध्यान से सुनिए, एक्शंस टेम्परेरी, टेम्परेरी एक्शन का मतलब क्या हो गया, वो एक्शन जो टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी का मतलब अस्थायी हैं, अस्थायी का मतलब जो शुरू होता है और शुरू होकर के समाप्त होता है। टेम्परेरी एक्शन सिर्फ यही है, आगे चलकर मैं और अभी एक्सप्लेन करूंगा। दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, यानी वो अस्थायी क्रियाएं जो इस समय चल रही हैं। जैसे इस समय मेरा पढ़ाना चल रहा है, तो ये जो मेरा पढ़ाने का जो एक्शन है वो ऑन गोइंग है, चल रहा है और टेम्परेरी है, यानी थोड़ी देर के लिए मैं शुरू करूंगा और शुरू करने के बाद थोड़ी देर बाद ये काम समाप्त भी हो जाएगा। ऐसे ही एक्शंस को बोलते हैं टेम्परेरी एक्शंस या डायनामिक एक्शंस, इनका दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो क्या है, डायनामिक एक्शंस। अच्छा, तो ये वो क्रिया का स्वरूप है जो वर्तमान में चल रहे, यानी जो चल रहा एक्शन है और वो टेम्परेरी एक्शन है जो चल रहा है, उस एक्शन को शो करने के लिए ये वाली क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और आगे देखें, अथवा यानी वर्तमान, राइट नाउ का मतलब ठीक इस समय जो काम चल रहा है। इस समय कौन सा काम चल रहा है, जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं आपको, तो पढ़ाने का एक्शन यहां पर टेम्पररीली चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, या तो इस बात को प्रकट करता है, अथवा आगे देखो, इन ए रेगुलर प्रोसेस, अथवा कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बोलते समय तो नहीं हो रहे हैं। यहां मैं जब बोल रहा हूं तब तो वो काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में वो वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं आपको कहूं कि इस समय मैं ग्रामर पर एक किताब लिख रहा हूं, अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं, तो इस समय चूंकि मैं जब बोल रहा हूं तब तो मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान समय में एक रेगुलर प्रोसेस में वो काम चल रहा है। जो कल भी चला था, आज भी थोड़ी देर चला है, कल भी आगे चलता रहेगा, तो रेगुलर प्रोसेस में वो काम वर्तमान में चल रहा है। इम्परफेक्ट है, यानी पूर्ण नहीं हुआ है, यानी प्रोग्रेशन में है। इसीलिए इस टेंस को तीन नामों से जाना जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी निरंतर चलने वाले काम को, या प्रोग्रेसिव टेंस उसको बोलते हैं यानी जो निरंतर चल रहा है, प्रोग्रेस में है, या फिर इम्परफेक्ट यानी एक ऐसा काम जो चल रहा है अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए उसे इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज तो ये प्रकट करने के लिए, पहली चीज तो ये थी, यानी वो काम, यानी इस क्रिया का प्रयोग कब करते हैं, बोलते समय जो काम हो रहे हो, निरंतर चल रहे हो, प्रोग्रेशन में हो, उनको बताने के लिए इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। या फिर अगर बोलते समय नहीं चल रहे हैं तो फिर इसी वर्तमान समय में ही एक प्रोसेस में है, वो चल रहे हैं प्रोसेस में, थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके वो चलते रहते हैं। अच्छा, तीसरी खास बात क्या है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स, यानी इस क्रिया का प्रयोग ऐसे एक्शंस या ऐसी घटनाओं को डिस्क्राइब करने के लिए भी किया जाता है। कैसी घटनाओं को, दैट आर प्लान्ड फॉर नियर फ्यूचर, यानी नजदीक भविष्य में ही किसी क्रिया को हमने यहां से प्लान किया है। ध्यान रखें, प्लान किया है, फिक्स नहीं किया है। केवल यहां से हम योजना बना रहे हैं कि यार आगे चल करके हमने एक अरेंजमेंट रखा हुआ है कि आगे चलकर हम ऐसा काम करेंगे, फिक्स्ड नहीं है, हो सकता है वो काम ऐसा ना भी हो। तो ध्यान दीजिए कि खास तीन बातें हैं। पहली बात, यानी ये क्रिया है जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, और इस क्रिया का प्रयोग करते हैं खास इन तीन बातों को प्रकट करने के लिए। पहली बात, वर्तमान समय में चल रहे किसी काम को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिस समय मैं बोल रहा हूं उसी समय वो काम चल रहा है। अच्छा, दूसरा, बोलते समय भले ही वो काम ना चल रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में वो जनरली रेगुलर प्रोसेस में वो काम बना हुआ है, दूसरी क्रिया।
जैसे मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोल करके बनाया, आजकल मैं एक ट्रांसलेशन पर एक किताब लिख रहा हूँ या ग्रामर पर मैं किताब लिख रहा हूँ, लेकिन इस समय तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ग्रामर पर मैं किताब इस समय थोड़ी ना लिख रहा हूँ, तो बोलते समय नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ वर्तमान में ये काम जारी है, चल रहा है। ऐसी क्रियाओं को करने के लिए, बताने के लिए हम इस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और तीसरी खास बात है कि भविष्य में जो हमने प्लान किया है, जो अरेंज किया हुआ है भविष्य में करने वाले कामों को, और वो भी निकट भविष्य में, तो निकट भविष्य के जो प्लान्ड एक्शंस होते हैं उनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ा रहा हूँ भैया, इस समय जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं उसी समय ये सेंटेंस बोल रहा हूं, तो ये एक्शन इस समय ऑन गोइंग है, चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हम बाजार जा रहे हैं, सपोज हम कई लोग मिलकर के और बाजार जा रहे हैं, किसी का फोन आ गया, भाई कहाँ जा रहे हो, बाजार जा रहे हैं, तो उस समय जाने का काम प्रोग्रेशन में है, कॉन्टिन्यूअस हो गया। आजकल मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ, इस समय नहीं लिख रहा हूँ, बट वर्तमान में ये काम प्रोग्रेस में है, यानी चल रहा है। इस समय तो नहीं चल रहा है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। मेरा भाई कक्षा 12 में पढ़ रहा है, अब मेरा भाई अगर है तो इस समय थोड़ी ना, ये रात के लगभग 11 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरा भाई कक्षा 12 में पढ़ रहा है, तो इस समय थोड़ी ना पढ़ रहा है, वो नहीं, रोज पढ़ता है। तो ये पढ़ने का काम एक प्रोसेस में है। उसी प्रकार से जैसे वे लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, अगर ये सेंटेंस ऐसा भी लिखा हो, वे लोग कल दिल्ली जाएंगे, कल दिल्ली जाएंगे, निकट भविष्य में है, और यहां से प्लान है कि वो दिल्ली जाएंगे, फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। फिक्स होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर केवल प्लान है, कोई अरेंजमेंट है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये प्लान्ड है कल के लिए, ठीक है। हम आज शाम को मिल रहे हैं, ये भी शाम यानी अब आज तो रात हो चुकी है, सपोज मैं कल सवेरे अगर ये सेंटेंस बोलो और शाम की अगर मैं बात करूं, तो शाम भी आगे आने वाला टाइम है, तो ये निकट भविष्य में एक अरेंजमेंट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए ही हम इस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इसी वर्ब फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। बेसिक लेवल पर देखिए, ये किसी भी सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर होता है। मैं पिछले वीडियोस में आपको वर्ड ऑर्डर बहुत डिटेल में बता चुका हूं। देखिए, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर इसके बाद इज एम आर रखते हैं, फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स रखते हैं, ठीक है। तो ये एक किसी भी असर्टिव सेंटेंस का एक बेसिक वर्ड ऑर्डर है। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़े से छोटे बच्चों को मैं जानकारी दे दूं कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है। तो देखो भैया, ये है, देखो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वी, वी के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। ये है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, यू के साथ में भी आर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से ये जो है दे, दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, इसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो तीन प्रोनाउंस हुए, इनके साथ में आर का प्रयोग करते हैं। लिख लेना, ये दिमाग में रख लेना। अच्छा, कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में नाउन रखा होता है। अब अगर वो नाउन प्लूरल है, प्लूरल का मतलब क्या होता है, संख्या में एक से अधिक हो जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, और अगर संख्या एक है तो वह सिंगुलर होता है। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कोई नाउन है और वो बहुवचन में रखा हुआ, तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो लिख लीजिए। दूसरी बात, आई अकेला एक ऐसा प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन है, ठीक है। और आई के साथ में हम केवल क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। ये जो एम है ना, ये बीच वाला, ये केवल आई नामक प्रोनाउन के साथ में यूज किया जाता है, और किसी के साथ यूज नहीं किया जाता। अच्छा, अब देखिए, थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस हैं, ही, सी, इट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन है और उसकी संख्या केवल एक है, तो फिर उसके साथ भी हम इज का प्रयोग करते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम देख रहे हैं उन्हीं एक एक कॉन्सेप्ट्स को। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्तमान समय में कोई एक्शन हो जो चल रहा हो, हैपनिंग राइट नाउ, इस समय चल रहा हो, यानी बोलते समय वो एक्शन कंटिन्यूअस स्टेट में हो, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और ऐसी क्रियाओं को बताने के लिए हम इस यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में वहां पर जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, आईएनजी का प्रयोग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही किया जाता है। चलो, मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर एक काम हो रहा है, कौन सा, पढ़ाने का काम हो रहा है। और इस समय जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं,
तो पढ़ाने का काम इस समय ऑनगोइंग है, यानी चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बहुत ही सिंपल सी बात है जरा। मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। और टीच माने होता है, सॉरी, यहाँ पर अभी क्या होगा? अभी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। क्या? आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, ठीक है ना? सो आई एम, और फिर इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो रहा है भाई? देखो जरा, पढ़ाना। तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, आई एम, और उसी में आई एन जी जोड़ो, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। बहुत ही बेसिक लेवल है, अभी परेशान ना हो, इसी में अभी एडवांस्ड लेवल भी आने वाला है, तो मेरे साथ बने रहो। तो आई एम टीचिंग, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर होता मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम टीचिंग यू, ऑब्जेक्ट हो जाता। और ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है। अदर वर्ड्स भी अगर हो सकते हैं, अभी पढ़ा रहा हूं, अगर टाइम भी दे दिया जाए तो राइट नाउ, अभी पढ़ा रहा हूं, अभी इस समय, राइट नाउ। तो ये तो सब कुछ बढ़ता चला जाएगा जितना आप बढ़ाते चले जाओगे। और ये बढ़ाने के लिए मैंने पिछले वीडियोस आपको बहुत अच्छे तरीके से, यानी अदर में ये जितने भी एडवर्बियल्स होते हैं वो सारे के सारे एडवर्बियल्स और उनका जो ऑर्डर होता है वो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियोस जरूर देख लेना। वो वीडियोस सारे के सारे फ्री हैं, उनको आप देख लेना। अच्छा, आगे देखते हैं। हम बाजार जा रहे हैं, बोलते समय बाजार जाने का काम हो रहा है भैया, जा रहे हैं। चलो, वी के साथ क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पर क्या, वी के साथ आर का प्रयोग करना है, सो वी आर। और जाना, जाने का काम हो रहा है, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाया, वी आर गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कहाँ से हमें अदर मिलता है? कहाँ जा रहे हैं भैया? बाजार जा रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू मार्केट। हम बाजार जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं। देखिए जरा, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अब अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? जरा आगे देखो। अगर ये सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉट अकेले लगाते हैं, और वो भी कहाँ पर लगाते हैं? जरा देखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। बहुत ही सिंपल। देखो, जैसे आजकल मैं एक उपन्यास नहीं लिख रहा हूं, यहां पर भी देखो, थोड़ी देर के लिए नहीं भूल जाया करो कि नहीं लिखा है। भाई काम कौन सा हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। और लिखने का काम कैसा हो रहा है? अभी चल रहा है। अभी चल रहा है? मैं बोल रहा हूं इस समय चल रहा है? नहीं, लिखा है आजकल। आजकल का मतलब इन दिनों, कल भी, आज भी, आगे आने वाले, यानी इस समय, रिसेंटली जो चल रहा है। यानी यहां पर बोलते समय तो एक्शन नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन क्या है कि वो इस समय एक रेगुलर प्रोसेस में है। इस समय वर्तमान समय में रेगुलर प्रोसेस में है। अब अगर ऐसा कोई एक्शन होता है भैया, तो उसे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही करते हैं। चलिए कर देते हैं। मैं एक उपन्यास नहीं लिख रहा हूं, तो क्या लिखेंगे? आई के साथ एम लगता है, पहले बताया, सो आई एम। और फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहीं पर नॉट लगा दीजिए, आई एम नॉट, ठीक है ना। और लिखना, राइट मीन्स होता है लिखना, और फिर इसी में आईएनजी लगा देंगे, आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूं क्या? एक उपन्यास, अ नॉवेल। और फिर नाउ डेज के लिए, आजकल के लिए क्या कर दें? दीज डेज लिख दें, या नाउ अ डेज लिख दें, नाउ अ डेज ऐसे लिख दें। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल है ट्रांसलेशन बनाना। मेरा भाई कक्षा 12 में नहीं पढ़ रहा है। चलिए, माई ब्रदर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नाउन आ गया, प्रोनाउन तो है नहीं। तो माई ब्रदर, मेरा भाई, एक ही भाई की बात कर रहा हूं, चूंकि यहाँ पर है लगा हुआ है, नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो है एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है। अगर ये भाई बहुवचन में होता तो क्या लिखा होता? मेरे भाई कक्षा 12 में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हैं लिखा होता है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये एक व्यक्ति के लिए हम है का प्रयोग करते हैं, और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए हैं का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंगुलर नंबर में है। सिंगुलर नंबर में है तो मैंने आपको बताया कि इज का ही प्रयोग करेंगे। सो माई ब्रदर इज, ठीक है ना। और कक्षा 12 में नहीं पढ़ रहा है, इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस, नॉट लगाया। नॉट रीडिंग, नॉट स्टडिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, नॉट रीडिंग। और कहाँ नहीं पढ़ रहा है? कक्षा 12 में। ये लो, ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, केवल नॉट का प्रयोग आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करना है। अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा प्रश्न होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। अगर यस या नो में किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, तो फिर वहां उस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट्स के पहले रख देते हैं। ध्यान रखें, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, अगर क्वेश्चन का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, तो फिर क्या करोगे? उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे, और फिर
इस पूरे शब्द क्रम से पहले वही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सेम वही वर्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, नोट कर लेना। जो छोटे बच्चे हैं वो इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम प्लान्ड फॉर नियर फ्यूचर, देखो कॉन्सेप्ट वही है, मैं ये तीसरा कॉन्सेप्ट है डिस्कस कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कार्य हमने भविष्य के लिए प्लान बनाई है, प्लान के लिए किया हुआ है, अब जो हम कोई प्लान कर लेते हैं तो फिक्स थोड़ी ना होता है, प्लान है भाई, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हमने केवल यहाँ पर से एक अरेंजमेंट बनाया है कि हम ऐसा करेंगे। नियर फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो फिर हम उसे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही प्रकट कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उसको करेंगे ही, प्रकट कर सकते हैं। आप उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हो, बट आप यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हो। देखिए, क्या वे लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, इसी सेंटेंस को अगर हम कहते हैं क्या वे लोग कल दिल्ली जाएंगे, तो बात तो बराबर है ना। जाएंगे कर दें और चाहे जा रहे हैं दोनों ही कर दें, दोनों में ही बना सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बना सकते हैं। और चूंकि ये लग रहा है कि भाई दिल्ली जाना ये क्या है, प्लान है, तो अगर प्लान है तो फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ज्यादा करेंगे अगर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब देखो, इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में क्या आप दे सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए भाई क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो, तो आप सिंपल इतना कह सकते हो, हाँ सर, ना सर, आप ऐसा कह सकते हो। यानी इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो। अगर हाँ या ना में दे सकते हो तो इस क्या की अंग्रेजी हम व्हाट से नहीं बनाएंगे, ध्यान रखें। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो तो इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आपको नहीं बनानी है। फिर क्या करना है भैया, फिर करना यह है कि इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले रख दो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ये तीन है भैया, कौन कौन सी, इज, एम, आर। अब इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगी कि एम आएगा कि आर आएगा, जरा देखो। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। तो देखो कौन जा रहा है, वे लोग है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक से अधिक लोग हैं। अब एक से अधिक लोग हैं तो आर का प्रयोग करिए, तो आर यहां पर क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। फिर इसके बाद वे लोग का मतलब केवल दे लिखना है आपको, दे पीपल ना कर दो, ठीक है ना, केवल दे लिखना है, आर दे। फिर इसके बाद क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस है क्या, नहीं है, अगर होता तो नॉट यहीं पर लगा देते, अगर ये नेगेटिव होता तो, नहीं है कोई बात नहीं है। फिर आ जाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या करोगे, आईएनजी का प्रयोग करोगे। सो आर दे गोइंग, ठीक है, गो और आईएनजी लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आर दे गोइंग, और कहाँ जा रहे हैं, टू दिल्ली, ठीक है। आपने यहाँ पर आर दे गोइंग टू दिल्ली, अब फिर टाइम कल, टुमारो। अब बस यहाँ पर टुमारो लिख देंगे और सेंटेंस के बाद में आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। यहाँ पर इस चिन्ह को जरा ध्यान रखेंगे। ये सेंटेंस हो गया। एक अगला सेंटेंस, हम आज शाम को कहाँ मिल रहे हैं, ये देखो आज शाम का है, कोई प्लान है किसी से मिलने का, और शाम जो है अभी तो आने वाली है, यानी भविष्य की बात हो रही है, तो है तो ये भविष्य का ही एक्शन, लेकिन निकट भविष्य का है, और यहाँ पर प्लान होता है भाई, मिलना, मिलना एक प्लान हो चुका है भाई, वहां चल करके मिलेंगे, तो प्लान कर लिया जाता है। तो निकट भविष्य में जो प्लान्ड एक्शंस होते हैं उनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। लेकिन जरा देखो यहाँ एक खास बात है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। हम आज शाम को कहाँ मिल रहे हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप हाँ कह सकते हो क्या आंसर में, सर हाँ, भाई ये कोई आंसर हुआ, नहीं, आपको वो स्थान बताना पड़ेगा, कहाँ पर मिलेंगे वो स्थान आपको बताना पड़ेगा, लोटस टेम्पल में मिलेंगे, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। अगर नहीं दे सकते हो तो फिर उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आपको बनानी पड़ेगी, और सभी लोग जानते हैं कि भाई कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, ठीक है ना। तो उस वेयर से इस वाक्य की शुरुआत करेंगे, वेयर, ठीक है ना, लगा दिया क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद यही पूरा का पूरा सेम वर्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है। सो वेयर के साथ में अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए जरूरी है भाई इज, एम, आर में से किसी एक को लगाएंगे, तो अब जरूरी है कि हम सब्जेक्ट का नंबर पता करें, सब्जेक्ट क्या एक वचन है कि बहुवचन, तो भाई कौन मिल रहा है, हम यानी वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं भाई, आर लगाते हैं, ठीक है ना। तो वेयर आर, ठीक है ना, वेयर आर। अब इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वेयर आर वी। अब वी के बाद में क्या है, मिलना। अब मिलना की जो इंग्लिश है, कई बार हम मिलना की इंग्लिश सी भी कर देते हैं, ठीक है ना, तो आप सीइंग यहाँ पर कर सकते हो, वेयर आर वी सीइंग। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर देखना इसका मतलब नहीं है, सी का मतलब मिलना भी होता है, तो आप सी, ठीक है ना, या मीटिंग भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आप देखिए कि ये
तीनों ही कॉन्सेप्ट मैंने करके आपको बतला दिए। छोटे बच्चे विशेष रूप से इन चीजों को यहां से बहुत अच्छे से दिमाग से पढ़ें। सिर्फ रहा रही रहे पर आश्रित नहीं होना है। अगर रहा रही रहे पर आश्रित रहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कई बार आप सेंटेंसेस को ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ही मदद करेंगे किसी भी सेंटेंस को ठीक से पढ़कर उसके टेंस को पता लगाने के लिए। इसीलिए छोटे बच्चे भी आगे देखें। अब मैं आ गया, ये तो बेसिक बातें हो गई छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली, और साथ में कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया। सिर्फ ये अकेले आपको नहीं बताया कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अगर लगा हो तो बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और उसमें इस क्रिया का प्रयोग कर दो। सिर्फ ये नहीं बताया, इनफैक्ट ये तो बताया नहीं, ठीक। लेकिन आप लोग पहले से जानते हो कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। लेकिन यहां पर देख लो रहा, रही, रहे नहीं लगा है। लगा है क्या? लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अच्छा, फिर कहेंगे सर ये कौन सा टेंस है? तो अब मैं बता रहा हूं कि ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे, अब ये है एडवांस्ड लेवल। अब यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक्स सुनने पड़ेंगे। अगर ठीक से दिमाग लगाया और लॉजिक्स ठीक से अगर आपने सुने तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर इधर उधर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया, ये वो इधर ध्यान लगा दिया, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यानी आप वहीं के वहीं बने रहोगे, ठीक। चलो अच्छा, अब पीछे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखते हुए और हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि चलो देखें जरा ये कौन से टेंसेज हैं। देखो भाई, वह बैठा है, यहां पर क्या है कि वर्तमान में ये टाइम लाइन है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कोई सेंटेंस ये बोला जा रहा है तो एक एक्शन है जो भूतकाल से शुरू हुआ, वर्तमान में इस समय चल रहा है वो, और अभी आगे चलता रहेगा। तो अगर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है तो थोड़ी देर पहले उसने बैठना शुरू किया होगा, अभी भी बैठने की क्रिया चल रही है और आगे भी निरंतर चल रही है। यही होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसी क्रिया होती है जो भूतकाल में शुरू हुई होती है और अभी कंटिन्यूअसली वो चल रही है और आगे भविष्य की ओर बढ़ रही है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई बैठा है तो बैठने का काम तो इस समय चल रहा है ना, बैठना इस समय निरंतर ऑनगोइंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? ही इज सिटिंग। ध्यान दीजिए, ही इज सिटिंग। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर इस सेंटेंस को भी अच्छे से देखो, वह बैठ रहा है। यहां पर क्या है कि अभी वो बैठने के प्रोसेस में है। यानी ये हम कब बोलेंगे? यहां पर भी दो प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या, अगर हम बोले कि वो बैठ रहा है, देखो क्या कर रहा है सर, बैठ रहा है, यानी कि उसने बैठने का जो प्रोसेस है उसने शुरू कर दिया। कुर्सी पर बैठ रहा है, जमीन पर बैठ रहा है, तो क्या जैसे ही बैठने का प्रोसेस शुरू होगा तो बैठने का प्रोसेस शुरू हो गया। तो अब देखो यहां पर टाइमलाइन में फिर से एक बार, यहां पर ये प्रेजेंट है और यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि वह बैठ रहा है, यानी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक क्रिया है जो शुरू हो गई, अब प्रोसेस में आ गई, यहां से नहीं चलती हुई आ रही है। तो ध्यान से सुने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो भूतकाल में, एक्शन भूतकाल में शुरू हुआ होता है, वर्तमान में चल रहा होता है और आगे चलने की उम्मीद होती है, ऐसा माना है। यानी कि वो अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, यानी पूर्ण नहीं हुआ है, चल ही रहा है। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है? दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि वर्तमान में ही बोलते समय प्रोसेस शुरू हो गया हो, किसी एक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया हो, तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर वह बैठ रहा है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनेगा, ही इज सिटिंग, ये भी ऐसे ही बनेगा भैया, ठीक है ना। ध्यान दें, यहां पर प्रोसेस शुरू है और यहां पर ऑलरेडी है। अब ये क्या है भाई, हिंदी में तो ये नुआंस समझ में आ जाता है, हिंदी में इसके सेंस में अंतर तो समझ में आ जाता है, बट इंग्लिश में क्या करोगे? इंग्लिश में एक और तरीका है। इंग्लिश में एक और तरीका क्या है? ही इज अबाउट टू सिट, ही इज अबाउट टू सिट, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं अबाउट टू सिट, या ऐसे भी बोलते सकते हैं ही इज गोइंग टू सिट, ऐसे भी, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा अंतर और शेष है, आगे मैं चलकर आपको और बताऊंगा। अब तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से पहचान जाओगे ना। वह खड़ा है, मैं खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, यानी खड़े होने का एक्शन इस समय कंटिन्यूअसली चल रहा है। बहुत ही सिंपल है, मैं खड़ा हूं, काफी देर से खड़ा हूं, यानी भूतकाल से लेकर के और अभी तक मैं खड़ा ही हूं, और अभी भी खड़ा हूं, यानी वर्तमान में ये खड़ा होना
जारी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो ही इज स्टैंडिंग, बहुत ही सिंपल है, ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है, ठीक, वह खड़ा हो रहा है। तो देखो जब मैं बोल रहा हूं, और जब अगर मैं ये सेंटेंस तभी बोलूंगा जब कोई बंदा क्या होगा, इस समय बोलते समय खड़े होने की प्रक्रिया में हो गया होगा, यानी वो उठ उठ रहा होगा, यानी खड़े होने की प्रक्रिया में होगा। जब वो प्रक्रिया में होगा तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ये दोनों स्थितियों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तो इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है और ये टेंस कौन सा है, ठीक है ना। इसका भी ट्रांसलेशन ही इज स्टैंडिंग। और बस थोड़ा सा क्या होगा भाई, एक चीज और दिमाग में आ गई, प्रोसेस हो गया है तो वो स्टैंड प्रोसेस में बैठा होगा, बैठने पर जब खड़ा हो रहा है तो अप हो रहा है, क्या हो रहा है, अप। तो इस नुआंस को, इस नुआंस, नुआंस का मतलब होता है अंतर, यानी मीनिंग में थोड़ा सा जो अंतर है, उस अंतर को शो करने के लिए आप इनका प्रयोग ना करें, इनका प्रयोग तो यहां पर करेंगे। आप क्या करो, ही इज स्टैंडिंग अप कर दो, अप अकेले लगा दिया तो ये नुआंस निकल करके क्लियर सामने आ गया। ये छोटा सा अंतर जो है वो ये देखिए, ही इज स्टैंडिंग अप, अगर आपने अप लगा दिया तो क्या हो गया कि वो जो खड़े होने की प्रक्रिया है वो चालू हुई है, इज स्टैंडिंग अप, अब वो खड़ा हो, ऊपर की ओर खड़ा हो रहा है, अप। तो ये नुआंस यहां से क्लियर होगा। यहां पर वो अप तो हो नहीं रहा है इस समय, वो खड़ा है, ऑलरेडी अप है वो, तो यहाँ अप लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अप लगाने की जरूरत है। इसी प्रकार से ही इज सिटिंग डाउन, यहाँ पर लिख दोगे डाउन, दिमाग में आ गई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ही इज सिटिंग डाउन। अब कोई बैठने की प्रक्रिया में है अगर, तो वो नीचे की ओर जा रहा है, सिटिंग डाउन, ठीक है ना। जब किसी के भाई बैठ जाओ तो आप क्या बोलते हो, सिट डाउन, ऐसे ही तो बोलते हो ना, सिट डाउन, यानी वो प्रक्रिया शुरू करो, बैठने की प्रक्रिया शुरू करो, ठीक है ना। तो प्रक्रिया जहां पर बिल्कुल बोलते समय जहां पर प्रक्रिया शुरू हुई हो, वहां पर आप ऐसे डाउन या अप का प्रयोग कर सकते हो, ठीक। अब इनका प्रयोग क्या करोगे, कब करोगे, देखो जरा। इनका एक्चुअली प्रयोग तब किया जाता है जब कोई प्रक्रिया शुरू ना हुई हो, बस केवल बोला जाता है, और थोड़ी ही देर में, यानी रिसेंट फ्यूचर में बस वो होने वाली है, ठीक है। जैसे यहां पर एक सेंटेंस, अच्छा भाई अब मैं खड़े खड़े थक गया हूं, अब मैं बैठ रहा हूं, यहां पर क्या है, अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ रहा हूं। तो अभी तो बैठने के मैंने मैंने आपसे कहा, सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं, अच्छा भाई मैं खड़े खड़े थक गया हूं, अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ रहा हूं। यहां पर बैठ रहा हूं जब मैंने बोला, तो क्या बैठने की प्रोसेस शुरू हो गई, नहीं, अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुई। जब प्रोसेस नहीं शुरू हुई तब, और थोड़ी देर में वो क्रिया शुरू होगी, यानी वो प्रोसेस भी थोड़ी देर बाद ही शुरू होगा। तो ऐसी पोजीशन के लिए हम इन दो क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, कौन सी, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनिए, अबाउट टू, और गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा भाई, ऑल राइट, आप क्या बोलेंगे, ऑल राइट ब्रो या ब्रदर, ऑल राइट ब्रदर, और ये ऐसे बोलेंगे, ऑल राइट ब्रदर, आई एम टायर्ड ऑफ, तो अब देखिए इस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट किया, ऑल राइट ब्रदर, अच्छा भाई, आई एम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग, मैं खड़े खड़े थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ का मतलब थक जाना, मैं थक गया हूं, खड़े खड़े थक गया हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ रहा हूं, नाउ, अब आई एम गोइंग टू सिट, अब मैं बैठने जा रहा हूं, यह है मतलब, अब मैं बैठने वाला हूं। तो हम हिंदी में तो ऐसे ही बोले, अब यार मैं बैठ रहा हूं थोड़ी देर, इतना कह देने के बाद अभी मैं थोड़ी देर आपसे बातें ही कर रहा हूं, अभी बैठने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की। तो इस तरह, यानी कि वो क्रियाएं जो थोड़ी ही देर बाद, यानी निकट भविष्य में, बहुत ही निकट भविष्य में आप करने जा रहे हो, तो फिर ऐसी क्रियाओं को बताने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको अपनी पॉकेट से ये दो क्रियाएं निकाल लो, चाहे अबाउट टू कर दो चाहे गोइंग टू कर दो, ठीक है। और इसके बाद में वो जो क्रिया हो, जिस क्रिया की हम बात कर रहे हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म इसके बाद हम लगाएंगे, ठीक है। ये एडवांस्ड लेवल पर छोटी सी समझ पैदा करने का मेरा प्रयास है, और ध्यान से सुनोगे तो आपके अंदर वो समझ पैदा भी होगी। यहां से एडवांस लेवल शुरू होता है, और चलिए आगे, ये देखो यहां पर कुछ एडवांस्ड पॉइंट्स हैं भाई। ये वही सेंटेंस जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाए थे, वही सेंटेंसेस हैं। मुझे महसूस हो रहा है, यहां पर महसूस हो रहा है, मैं इस समय महसूस कर रहा हूं,
महसूस हो रहा है, देखने में तो लग रहा है कि ये क्या है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, लगा है। इसीलिए मैं शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पर ध्यान देता हूँ। दिखने में ये लग रहा है, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे क्या? मुझे महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग। आप ऐसा आप ऐसा कुछ करेंगे क्या? आई एम फीलिंग कि हमें ये नहीं करना चाहिए, आई एम फीलिंग दैट दिस, कुछ ऐसा। आई एम फीलिंग क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें? तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं, हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों भैया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है भाई, क्यों ना करेंगे? तो अभी बताता हूँ हम क्या करेंगे। आप पहले ये बता दूं, हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, केवल और केवल प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस आई फील का प्रयोग करेंगे हम यहाँ। हर सेंटेंस में एक क्रिया जरूर होती है, जैसे यहाँ पर महसूस होना हो रहा है और यहाँ पर करना हो रहा है, कोई ना कोई एक क्रिया जरूर होती है, और वो क्रिया हो सकती है, यानी वो क्रिया कैसी हो सकती है, अच्छे से देखना, या तो वो स्टेटिव हो सकती है, स्टेटिव, और या तो वो डायनामिक हो सकती है। अगर वो डायनामिक है, ध्यान से सुनो आप अच्छे से, अगर वो डायनामिक है तो ही वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन सकती है। डायनामिक एक्शंस ही केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हो, कोई भी हो, कॉन्टिन्यूअस कौन सी होती है? केवल और केवल डायनामिक वर्ब्स होती हैं। अब ये डायनामिक वर्ब क्या होती है भैया, ये भी जानो। तो चलो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताता हूँ। डायनेमिक वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको हम फिजिकली परफॉर्म करते हैं। पहली बात तो फिजिकली का मतलब क्या है, हमें किसी क्रिया को करने के लिए हमें अपने फिजिकल पार्ट्स को यूज करना पड़ेगा, यानी हमें अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करना पड़ेगा। वो फिजिकली परफॉर्म की जाने वाली क्रियाएं होनी चाहिए, नंबर एक। तो दूसरी क्रिया क्या होनी चाहिए, दूसरी बात ये होनी चाहिए कि वो टेम्परेरी हो। टेम्परेरी का मतलब क्या हो, तो अभी शुरू हुई है तो जाकर कभी ना कभी समाप्त हो। अगर ऐसा है तो है, हम उस क्रिया को डायनेमिक वर्ब कहते हैं, और वो क्रिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन जाएगी। लेकिन अगर वो क्रिया फिजिकली हम नहीं कर रहे हैं, यानी हम फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं उस क्रिया को करने में, और साथ ही साथ वो क्रिया अगर एक बार शुरू हो गई तो फिर समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, वो कहलाती है स्टेटिव वर्ब। ध्यान से सुनिए, तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो फिजिकली नहीं की जाती हैं, मेंटली की जाती हैं, मस्तिष्क में। हम यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर जो फील करने, फील यहाँ पर फील के कई अर्थ होते हैं। जब हम फील करेंगे, जैसे सर्दी हम फील कर रहे हैं, तो शरीर में हमें सर्दी लग रही है, अगर चलो यहाँ पर एसी लगा हुआ है तो मुझे अगर सर्दी लग रही तो मैं उसको फील कर रहा हूँ, फिजिकली फील कर रहा हूँ। वहां पर तो आप क्या कर सकते हो, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हो, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप उसका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर मैं फिजिकली उसको नहीं फील कर रहा हूं, तो फील करने का दूसरा मतलब है, मुझे महसूस हो रहा है कि हमें यह नहीं करना चाहिए, सो दिस इज माई ओपिनियन। तो फील का मतलब ओपिनियन शो करने के लिए भी आया था, मेरी राय है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे महसूस हो रहा है ऐसे मतलब मेरी राय है। तो फील का मतलब जब महसूस करना ना हो, फिजिकली महसूस करना ना हो, बल्कि ओपिनियन हो, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा भैया, वो स्टेटिव हो जाएगी। ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे महसूस हो रहा है, ये मेरी राय है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये एक स्थायी भाव है, स्टेटिव है। ये स्टेटिव वर्ब्स को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखो, तुम गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच रहे हो भाई, सोचना यानी थिंक करना, ये भी कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। थिंक करना भी कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, अंदर अंदर एक विचार है, एक थॉट है। ठीक है ना, तो भाई ये क्रिया भी स्टेटिव ही होती है। और ये समस्या यहाँ पर यह है कि स्टेटिव वर्ब्स को कई बार हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज कर पाते हैं। हम बस हमें इनका अंतर पता होना चाहिए कि ये कब स्टेटिव हैं और कब ये डायनेमिक हैं। ये स्टेटिव वर्ब्स भी स्टेटिव होती हैं और डायनेमिक भी होती हैं, वहीं पर प्रॉब्लम होती है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं जड़ से मिटा दूंगा अगले ही वीडियो में। लेकिन अगला वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा भाई, या तो मेंबर्स एरिया में मिलेगा और या तो एप्लीकेशन में मिलेगा। सो प्लीज़ मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई लोगों, मैं आपको बिल्कुल जी जान से पढ़ाता हूँ, ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, कुछ नहीं छुपाता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कि यार आप लोग सब कुछ जान जाओगे, मैंने इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ जाना है और आप तो ऐसे बस मैं बोल दे रहा हूँ और आप जान जाओगे, नहीं जी। मैंने जितना जाना है वो सब मैं आपको दूंगा, मैंने अपनी लाइफ में जितना पढ़ा है वो सब मैं आपको एक एक करके दे दूंगा।
आपका थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए। लाइक करो, ज़रूर लाइक करो या डिसलाइक करो। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, लेकिन करो ज़रूर। साथ ही साथ एक कमेंट भी नीचे ड्रॉप करो, कमेंट भी नीचे ड्रॉप करना सीख लो। बहुत सारे बच्चे हैं, कमेंट ही नहीं लिखते हैं यार, देखते तो बहुत सारे हैं, कमेंट नहीं लिखते हैं। मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई करने का पूरा अपना ईमानदार प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग करते हैं तो जानते होंगे कि मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 3 कामों से ही यूट्यूब वीडियोस को आगे बढ़ाता है। तो चलिए अच्छा, तो यहाँ पर देख लेते हैं जरा सोचना। तुम गवर्नमेंट के बारे में क्या राय रखते हो? यहाँ पर सोचना नहीं है, राय है। तो थिंक करने का मतलब ओपिनियन है, यानी जब ये फेल और थिंक ओपिनियन के सेंस में अगर आते हैं, तो फिर वो स्टेटिव होता है और वहां पर हम उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। तुम गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच रहे हो? व्हाट आर यू? आप ऐसे नहीं बना सकते व्हाट आर यू थिंकिंग, नो, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको यूज करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? ये लीजिए, आप ऐसे बनाएंगे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छे से देखिए कि ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहा है, रही है, रहे है, अकेले देख करके आपको कभी भी ट्रांसलेशन नहीं करना है, टेंस का पता नहीं लगाना है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ में टेंस का पता आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में भाई आपको बता देता हूँ, बड़ा मजेदार होने वाला है। ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, बहुत दिनों से बच्चे लोग कह रहे हैं सर स्टेटिव वर्ब्स पढ़ाइए। मैंने एक टेंस पढ़ाया था, उस समय मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि मैं स्टेटिव वर्ब्स पढ़ाऊंगा, बट डोंट वरी, ये स्टेटिव वर्ब्स अब आपके लिए आने वाली हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।